Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, in statistics first step था collection of data. अब डेटा हम कलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद क्या स्टेप है? नेक्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें उसे प्रेजेंट करना है इन अ मीनिंगफुल एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल मैनर. एक इस तरीके से कि जो भी इंटरप्रेटर होगा या जो भी उस डेटा को एनालाइज करेगा उसको वो डेटा बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए एंड उससे वो एक मीनिंग निकाल सके. फाइन. सो द नेक्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. It should be in a meaningful and easily understandable manner. Fine. Next, इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, प्रेजेंटेशन किसी भी चीज़ की बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. सो एक डेटा को प्रेजेंट करने के क्या क्या अलग अलग मेथड्स हम देख सकते हैं. लेट अस सी. सो फर्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेटा कलेक्ट किया ऑफ 10 स्टूडेंट्स. एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स में का मैंने डेटा लिया. क्या डेटा? उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट. एक मैथमेटिक्स टेस्ट कंडक्ट किया गया जिसमें उन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने कलेक्ट किए. फाइन. सो ये 10 मार्क्स हैं उन 10 स्टूडेंट्स के एक मैथमेटिक्स टेस्ट में. अब एक रैंडम मैंने सिलेक्शन की, 10 स्टूडेंट्स लिए. उन 10 स्टूडेंट्स में से मैंने फर्स्ट के मार्क्स पूछे, नोट कर लिए. सेकंड के पूछे, नोट कर लिए. थर्ड के पूछे, नोट कर लिए. ऐसे ही 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछकर मैंने नोट कर लिए. फाइन. सो एक रॉ डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गया. दिस इज कॉल्ड अ रॉ डेटा. रॉ डेटा मतलब कि एक उस टाइप का डेटा जिसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है. इसमें आप देख सकते हैं 55, 36, 95, 73 ये रैंडमली अरेंज्ड है. अगर मैं इसमें इनमें से सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले एंड फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूं, सो दैट इज एन असेंडिंग ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा. अब इसके अंदर एक रैंडम सिलेक्शन, एक रैंडम हमने नोट किए हुए नंबर्स. सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ रॉ डेटा जिसके अंदर कोई ऑर्डर, कोई पैटर्न नहीं होता. फाइन. अब इस केस के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है 10. सो 10 इज अ लेस नंबर. एक डेटा के लिए 10 जो है बड़ा कम नंबर है. इसको हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सब कुछ इजीली हो सकता है फॉर अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सच इज 10. Fine. So the number of observations here is very less and the data can be easily arranged in an ascending and descending order. अभी ये जो डेटा है ये रॉ डेटा है, इसे हमने किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं किया हुआ है. इस डेटा को मैं बहुत इजीली असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकती हूँ. सो इस डेटा को मैं अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ. नाउ जो मार्क्स थे दे आर arranged in an ascending order. ascending order में अगर अरेंज करें, so this is the smallest mark, मतलब smallest है ये, सबसे lowest है. so 25 is the lowest and बढ़ते बढ़ते increasing order में 95 is the highest. so the highest value is 95. you can see that highest value is 95 and the lowest value is 25. now there is a term called range. रेंज ऑफ अ डेटा. कोई भी डेटा आपको गिवन है उसकी रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ अ डेटा इज इक्वल टू द हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू. इस केस के अंदर हाईएस्ट वैल्यू इज 95 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 25. सो 95 माइनस 25 इज 70. सो द रेंज ऑफ दिस डेटा, इस डेटा की जो रेंज है वो हो गई 70. फाइन. अब फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हमने देखी रॉ डेटा रिप्रेजेंटेशन. सेकेंड थी ऑर्डर्ड, हमने उसको अच्छे से ऑर्डर किया, अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में. नाउ थर्ड, एक और हम एग्जांपल देखते हैं. अब इस केस के अंदर हमने मार्क्स लिए हैं 30 स्टूडेंट्स के, बहुत सारे मार्क्स हैं. फाइन. अब यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ वैल्यूज इज मोर. पिछले केस में 10 थी, इस केस में ज़्यादा हो गई. सो वैल्यूज आर मोर. अब इस केस में अगर हम देखें कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, सो दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर. इस केस में मार्क्स है. मार्क्स मतलब एक मार्क, एक पर्टिकुलर जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं. दैट मीन्स it is called the frequency of that marks.
एक क्लास के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के अलग मार्क्स आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी बच्चे के 25 सिर्फ एक के आ सकते हैं, या फिर किसी बच्चे के 50 2-3 बच्चों के आ सकते हैं। सो दैट मीन्स इन 25 की फ्रीक्वेंसी इज़ 1 एंड 50 अगर 3 बच्चों के आए हैं तो 50 की फ्रीक्वेंसी इज़ 3। अब इस केस के अंदर अगर हम देखें दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 70 मार्क्स, 4 स्टूडेंट्स गॉट 70 मार्क्स। इस डेटा में 1 स्टूडेंट, 2nd स्टूडेंट, 3rd स्टूडेंट एंड 4th, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 70 मार्क्स आए हैं। सो दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स इज 4। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज क्लियर। फ्रीक्वेंसी मतलब द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, कि कितनी बार एक वैल्यू अकर हो रही है, कितनी बार एक वैल्यू एक पर्टिकुलर डेटा के अंदर रिपीट हो रही है या फिर आ रही है। फाइन, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। इस केस में जो 70 मार्क्स थे वो 4 बार रिपीट हो रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं 4 स्टूडेंट्स के 70 मार्क्स आए थे। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स इज 4। दिस वॉज द थर्ड रिप्रेजेंटेशन। अब इस डेटा को अगर मैं एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, ये एक टेबल हमने फॉर्म किया, मार्क्स हमें दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली मार्क्स गिवन है तो वो स्टूडेंट्स के ही मार्क्स होंगे। सबसे पहले हमने ले लिया 10 मार्क्स कितने के आए हैं इस केस में अगर हम देखें, सो 10 मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के। सो 10 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1। 20 मार्क्स कितने के आए हैं, लेट अस सी, 20 आए हैं एक के। सो 20 की फ्रीक्वेंसी हो गई अगेन 1। नेक्स्ट इज 36। अब 36 मार्क्स कितने के आए हैं, अगर हम इसमें देखें तो 1, 36 एक के। नाउ फाइंड अनदर 36, 2 एंड 3। सो 36 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। ऐसे ही बाकी सारे नंबर्स जितनी बार रिपीट हो रहे होंगे या फिर बाकी सारे मार्क्स जितनी बार आए होंगे किसी स्टूडेंट के, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर नोट करते जाएंगे। एंड फाइनली ये हो गए मार्क्स, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके जो हमारा टोटल आएगा वो इक्वल होना चाहिए हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। जितने स्टूडेंट्स के मैंने डेटा को कलेक्ट किया वो यहाँ पर टोटल यहाँ आना चाहिए। फाइन, सो दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप्ड मतलब मैंने ग्रुपिंग नहीं करी है, इंडिविजुअल मार्क्स लिख दिए कि 10 किसके आए, 20 किसके आए, 36 किसके आए, बट मैंने ऐसे नहीं करा कि 0 to 5 में कितने बच्चे हैं, 5 to 10 में कितने बच्चे हैं, वो है ग्रुप्ड। दिस इज कॉल्ड एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे उस डेटा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इट इज कॉल्ड एन अनग्रुप्ड frequency distribution table. Fine. Now let us see some more representations, some more presentations of data in statistics.